जमीन के नीचे सोने से भरा महल। किसी गांव में बुद्धराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। बुद्धराम की पत्नी मौली देवी दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बुद्धराम के दो बेटे थे और दोनों की शादी भी हो गई थी। बड़े भाई का नाम अशोक और छोटे भाई का नाम राजू था। अशोक अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करता था, पर राजू हमेशा अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में व्यस्त रहता था। राजू की पत्नी पुष्पा भी बहुत ही चालाक थी और राजू को हमेशा भड़काने का काम किया करती थी। एक दिन, अजय सुनते हो, मुझे आज कुछ साड़ी लेके आनी है, तो अपने बाबूजी से पैसे लेकर दे दो मुझे। और हाँ, मुझे एक साड़ी नहीं लेनी है, कहीं एक ही साड़ी के पैसे लेकर आओ। कम से कम 3 या 4 साड़ी के पैसे लेकर आना, कहीं कम ना रह जाए। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें लगता है बाबूजी मुझे पैसे देने से मना करेंगे? मुझे बाबूजी से पैसे निकलवाने आते हैं और जितना तुम्हें मुझे बताया है उससे ज्यादा ही लेकर आऊंगा। देख लेना, तुम्हारा जो मन करे वो खरीद लेना, तुम समझी ना? आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो भला किसके लिए करूंगा? आप बहुत अच्छे हो, सच में। आपसे जो भी बोलती हूँ आप मेरे लिए उसे फौरन कर देते हो और जितना बोलती हूँ उससे हमेशा ज्यादा ही कर देते हो मेरे लिए। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कहकर वो अपने पिता बुद्धराम के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर आना है, इसलिए अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। और कुछ पैसे पुष्पा को भी चाहिए, उससे भी अपने लिए कुछ लाना है, इसलिए पिताजी जितना ज्यादा हो सके उतने पैसे दे देना। बेटा, तुम दोनों को ऐसा क्या जरूरी सामान लाना है, मुझे बताओ, तो तभी तो समझ पाऊंगा कि तुम दोनों को आखिर कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है और आखिर वो क्या काम है। पिताजी, वो पुष्पा अपने लिए कुछ कपड़े लेने जा रही है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए, और मुझे भी अपने लिए कुछ लाना है, इसलिए पैसे की जरूरत है। आप हम दोनों के सामान के लिए कुछ पैसे दे दो कि वो हम दोनों के लिए कम ना पड़ जाए। राजू बेटा, पुष्पा बहू तो अभी पिछले हफ्ते ही पैसे लेकर अपने लिए कपड़े लेकर आई थी। कपड़े लाने की क्या जरूरत है, इन्हें तो अभी उसने पहना भी नहीं है। उससे कहो कि पहले जो कपड़े लेकर आई है उनका इस्तेमाल कर दो, उसके बाद नए कपड़े मिलेंगे। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं फालतू में उड़ाने के लिए दे दूं तुम्हें। नहीं पिताजी, फालतू में कहाँ मांग रहे हैं, उसको अपने लिए नए कपड़े लाने हैं, और ये क्या आपको कोई फालतू का काम लगता है? और वैसे भी आपके पास पैसे हैं, मुझे पता है। जब भी बड़े भाई आपसे पैसे मांगते हैं तो आप उन्हें मना नहीं करते हैं, आप उन्हें तो बहुत जल्दी पैसे दे देते हैं, पर जब मेरी बात आती है तो आपकी जेब खाली हो जाती है। बेटा राजू, मैंने तो कभी तुझे भी पैसे देने से मना नहीं किया है, परंतु ऐसे फालतू के कामों के लिए पैसे खर्च करेगा तो मैं तुझे जरा भी पैसे नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें पता नहीं है कितनी मेहनत करके मैंने ये थोड़ी बहुत जमीन खरीदी है और तुम तो सिर्फ पैसे ही मांगने आते हो। मेहनत तो मैंने की थी, इसलिए मैं जानता हूँ पैसे की असली कीमत। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जरा भी पैसे नहीं देने वाला हूँ। जाओ और जाकर बता दो पुष्पा से कि यहाँ फालतू के खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, और अपने पहले कपड़े पहने, फिर जाकर कहीं नए कपड़े लाने के लिए सोचे। ऐसे अपने पिता की बातें सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। पुष्पा को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई है ना, हम दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है। सब कुछ तो तुम्हारे माँ बाप ही उसी पर लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस सारी दौलत तो उसी पर लूटनी है और इनकी वजह से हमारे हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं आने वाली है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अशोक की माँ का अचानक से देहांत हो जाता है। इस सदमे से अशोक के पिता की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है
और कोई भी दवाई उन पर असर नहीं करती है। अशोक और मोना दोनों ही अपने पिताजी की तबीयत को लेकर बहुत दुखी होते हैं और उन्हें ठीक करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर एक दिन पुष्पा राजू से कहती है, अजी सुनते हो, अब तो आपके पिताजी भी जाने वाले हैं। अब आप दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा होगा, तो आप पहले ही अपने पिताजी से बोल देना कि तुम्हें गांव से बाहर वाली जमीन नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है, समझे ना? इसलिए उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम गांव के अंदर की जमीन अपने नाम ले लेना। और इस समय उस जमीन के दाम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है पुष्पा, मैं पिताजी से गांव के अंदर वाली जमीन मांग लूंगा। एक बात कहूँ पुष्पा, तुम सच में बहुत तेज हो। ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी। वो तो मैं जन्म से हूँ। अब तुम ज्यादा समय मत बर्बाद करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, यही सही समय है। ठीक समय देखकर मैं बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। जहाँ एक तरफ अशोक और मोना दोनों पिताजी को बचाने के लिए लगे हुए थे, उनकी सेवा कर रहे थे, वही दूसरी ओर राजू और पुष्पा उनकी मौत के बाद जमीन का क्या और कौन सा हिस्सा मिलेगा, बस यही सोच रहे थे। और फिर एक दिन बुधराम की भी मौत हो जाती है, पर जमीन का कोई हिस्सा नहीं हो पाता है। राजू अपने बड़े भाई से कहता है, देखो अशोक भाई, पिताजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि गांव वाली जमीन मेरी है और गांव के बाहर वाली तुम्हारी, समझे? उस पर तुम्हें जो खेती करनी है करो और मुझे भी अपनी जमीन पर करने दो। और अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों अब से अलग अलग हैं, समझे? पर राजू, तो ऐसा क्यों कह रहा है? हम जैसे अब तक साथ साथ रहते थे वैसे आगे भी रह सकते हैं ना? नहीं अशोक भाई, हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं ही नहीं रहना चाहता। अच्छा होगा कि हम अलग ही हो जाए। अशोक और मोना दोनों बहुत समझाते हैं, पर दोनों एक नहीं सुनते हैं और जमीन का बंटवारा करके खुद अच्छी जमीन हथिया लेते हैं। राजू और पुष्पा दोनों ही बड़े शान से ऐसो आराम करते हैं और अपनी जमीन को किसी मजदूर को बटाई पर दे देते हैं। वही अशोक की जमीन पूरी तरह से बंजर होती है। अशोक उसे उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो उस जमीन को फावड़े से खोदना शुरू कर देता है कि तभी उसका वो फावड़ा किसी चीज से टकरा जाता है। तब अशोक उसे हटाकर देखता है तो वो एक लकड़ी का दरवाजा होता है। यहाँ ये सब क्या है? एक बार खोल कर देखता हूँ। जब उसे हटाता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ रास्ता बना होता है। वो नीचे जाकर देखता है, हे भगवान, ये तो सोने से भरा महल है। यहाँ तो सोने की जेवरात है, हीरे मोती भी है। अशोक तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको इस बारे में बताता है। दोनों जाकर वहाँ से थोड़ा थोड़ा सोना लाकर अपना एक काम शुरू कर लेते हैं और गरीबों की मदद भी करने लगते हैं। दोनों मिलकर रोज उस महल में से सोना लाते और गरीबों की मदद किया करते। अब अशोक और मोना बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे, पर अशोक को इस पैसे का जरा भी घमंड नहीं था। वो तो उस पैसे से हमेशा ही दूसरों की भलाई करता रहता था। दोनों ही बड़ी सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।